बचा जो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बहुत इजी चैप्टर है। अब इस एक बार अगर तुम कम टाइम में अगर चाहते हो कि अपने कम से कम 6 मार्क्स सिक्योर करना, तो इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, बहुत इजी है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बात को सुनना। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को हम मैथमेटिक्स के से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इसमें जैसे देखो क्या बोल रहा है, मेनी एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशन। बहुत सारे जो होते हैं जिसमें हम लोग को क्या मिलता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल का लीनियर मिलता है। अभी आगे देखते जाओ। जैसे हमारे पास क्या है कि एक सिंपल प्रॉब्लम है, क्या है कि एक फर्नीचर डीलर है। ठीक है, बात को सुना ध्यान से। एक फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स। एक फर्नीचर डीलर है, 2 ही आइटम में डील करता है। पहला आइटम क्या हो गया, टेबल्स एंड चेयर। टेबल्स और चेयर में डील करता है। ही हैज़ टोटल 50,000। उसके पास कितने पैसे हैं, 50,000 है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड हैज़ स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। 60 पीस को स्टोर करने का उसके पास अवेलेबल स्पेस है। मतलब क्या है कि टोटल वो 60 पीसेस स्टोर कर सकता है। चाहे वो 60 पीस में चाहे वो क्या करे, टेबल खरीदे या चेयर खरीदे, टोटल वो अपने स्टोर में सिर्फ 60 पीसेज ही रख सकता है। ठीक है, 60 पीसेज रख सकता है और टोटल उसके पास कितने पैसे, 50,000। एक टेबल का जो कॉस्ट है वो आता है 2,500 और जो चेयर का कॉस्ट है वो है 500। ठीक है, ही एस्टिमेटेड दैट फ्रॉम ए सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। अगर वो एक टेबल को ये करता है, सेल करता है, तो उसे 250 का प्रॉफिट होता है, और एक चेयर को सेल करता है तो उसे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ही वांट टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाई फ्रॉम अवेलेबल मनी सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स विच ही बाइज। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनो। एक फर्नीचर डीलर है जिसके पास टोटल 50,000 रुपीज़ है। ठीक है, और वो अपने शॉप में टोटल 60 पीसेज रख सकता है। या तो 60 के 60 टेबल रख ले, या तो 60 के 60 चेयर रख ले, या कुछ टेबल रख ले कुछ चेयर रख ले। मतलब मिला के वो 60 पीसेज से ज़्यादा नहीं रख सकता है। एक टेबल का कॉस्ट क्या आता है, 2,500। एक चेयर का कॉस्ट क्या आता है, 500। एक टेबल बेचने पर उसे 250 का प्रॉफिट होता है। एक चेयर बेचने पर उसे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो इस 50,000 में कितने चेयर खरीदे, कितने टेबल खरीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। देखने को तो ये क्वेश्चन लग रहा है बहुत इजी, बट ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। ठीक है, अब बहुत बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो टेबल से हो रहा है, तो एक काम करो ज़्यादा टेबल खरीद लो तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम ज़्यादा टेबल खरीदोगे तो तुम्हारे पैसे भी तो ज़्यादा खर्च होंगे। एक टेबल का कॉस्ट भी तो है 2,500 रुपये, और एक चेयर का कॉस्ट है 50 रुपीज़। भले ही टेबल बेच के 250, एक टेबल बेच के 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कॉस्ट भी तो है ज़्यादा। और एक चेयर बेच के क्या हो रहा है, 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो टेबल का कॉस्ट भी तो कम है। पहली बात। दूसरी बात है क्या कि वो टोटल 60 पीसेज ही रख सकता है अपने शॉप में, 60 पीसेज से ज़्यादा नहीं रख सकता है। आ रही बात समझ में? तो बोला जा रहा है क्या कि वो कितने टेबल खरीदे, कितने चेयर खरीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इस बात को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जितने भी टेबल या चेयर खरीदेगा ना, वो सारे उसके बिक जाएंगे। ठीक है, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी सीक टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट और कॉस्ट फ्रॉम ए जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। किस टाइप के प्रॉब्लम को, जिसमें हमें क्या करना हो, प्रॉफिट को या किसी भी पर्टिकुलर जैसे प्रॉफिट बोल लो या लॉस बोल लो, प्रॉफिट को हमें क्या करना हो, मैक्सिमाइज करना हो, लॉस को हमें मिनिमाइज करना हो। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ए स्पेशल बट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी तो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, जितने भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम करेंगे, वो सारे प्रॉब्लम क्या होंगे, पहली बात ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होंगे। दूसरी बात क्या होगा कि उस प्रॉब्लम से जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जनरेट होगा, वो मैथमेटिकल इक्वेशन लीनियर होगा। मीन्स क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्यूबिक नहीं होगा, लीनियर होगा। हाँ, 2 वेरिएबल में आ सकता है, 3 वेरिएबल में आ सकता है, बट वेरिएबल का पावर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जिसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, बट उससे जो मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट हो वो क्या हो, एक लीनियर इक्वेशन जनरेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी होना चाहिए और जो मैथमेटिकल रिलेशन आए वो भी लीनियर हो, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब देखते चलो। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अभी जो हमने किया था ना, ये जो हमने पढ़ा है, इसको अभी हम लोग, ये जो हमने अभी किया है इस पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे, द डीलर कैन इन्वेस्ट, अभी जो हमने क्वेश्चन किया, द डीलर कैन इन्वेस्ट इज मनी इन बाइंग टेबल्स और चेयर और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। मतलब क्या है, जो डीलर है वो टेबल भी खरीद सकता है, चेयर भी खरीद सकता है, और टेबल और चेयर का कॉम्बिनेशन भी खरीद सकता है। फर्दर ही वुड अर्न डिफरेंट प्रॉफिट बाय फॉलोइंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। उसे क्या होगा, डिफरेंट प्रॉफिट मिलेगा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से। टेबल खरीदेगा तो उसका कुछ अलग प्रॉफिट मिलेगा, चेयर खरीदेगा तो कुछ उसका क्या मिलेगा, अलग प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। द सर्टन ओवर रीडिंग कंडीशंस और कॉन्स्टेंट्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, रुकावट। मतलब जैसे इसमें क्या है, उसका जो उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे हैं, 50,000, तो ये एक कंस्ट्रेंट है। टोटल कितने स्पेस अवेलेबल है, 60 पीसेज अवेलेबल है, मतलब कि वो शॉप में 60 पीस से ज़्यादा नहीं रख सकता, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे आर सर्टन ओवर रीडिंग कंडीशन और कंस्ट्रेंट। कुछ सर्टन क्या होता है, ओवर रीडिंग कंडीशंस होते हैं और कंस्ट्रेंट्स होते हैं। विच इज इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000, तो ये भी एक कंस्टेंट है। उसका जो इन्वेस्टमेंट है क्या, मैक्सिमम 50,000 रुपये का है। एंड सो हिज स्टोरेज स्पेस विच इज़ फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 60 पीस, तो ये भी हमारा एक कंस्टेंट है। ठीक है, ये जो 60 पीस है इसे हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज कंस्टेंट। और ये जो ₹50,000 इसे हम क्या बोलेंगे, मनी कंस्टेंट, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट। इन्वेस्टमेंट में रुकावट क्या है कि उसके पास 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं है। और स्टोरेज कंस्टेंट क्या है कि 60 पीसेस से ज़्यादा वो रख नहीं सकता है। अब देखो क्या है, सपोज ही डिसाइडेड टू बाई टेबल ओनली। अगर उस बंदे ने सोचा, जो शॉपकीपर है उसने सोचा कि मैं सिर्फ टेबल खरीदता हूँ, एंड नो चेयर। ठीक है, बिकॉज जनरल पर्सन के दिमाग में क्या जाएगा कि यार टेबल से ज़्यादा प्रॉफिट है तो टेबल ज़्यादा खरीदो और चेयर खरीदो ही नहीं। ठीक है, तो चेयर नहीं खरीदो तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर वो जाता है तो 50,000 में वो कितने चेयर खरीद सकता है, सॉरी टेबल खरीद सकता है, 50,000 डिवाइडेड बाई 2,500, टोटल वो 20 टेबल्स ही खरीद सकता है। उसके पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, एक टेबल से क्या प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपये। टोटल उसने कितने टेबल खरीद सकता है, वो 20 टेबल्स, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा उसका 5,000। अगर वो शॉपकीपर अपने पूरे पैसे का टेबल खरीद ले तो 20 ही टेबल खरीद सकता है, बिकॉज एक टेबल का प्राइस क्या है, 2,500। टोटल उसके पास कितने पैसे हैं, 50,000, तो 20 टेबल खरीद सकता है। अब एक टेबल से उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपये, तो टोटल उसे प्रॉफिट क्या होगा, 5,000। ठीक है, अगर वो सिर्फ टेबल खरीदता है तो। सपोज ही चूज टू बाई चेयर ओनली एंड नो टेबल। अगर उसके दिमाग में आता है कि अच्छा टेबल तो काफ़ी कॉस्टली है, तो एक काम करते हैं, 500 रुपये में एक चेयर मिलता है तो हम सिर्फ चेयर खरीदते हैं, तो फिर वो कितने चेयर खरीद सकता है, 100 चेयर्स खरीद सकता है। बट 100 चेयर को रखने के लिए उसके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, उसके मार्केट ये शॉप में स्पेस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो कितना 60 ही पीस अपने शॉप में रख सकता है। देयरफॉर ही इज़ फोर्स टू बाई 60 चेयर। अब क्या हो जाएगा, सिर्फ वो 60 चेयर खरीद सकता है। विल गिव हिम अ टोटल प्रॉफिट 60 इंटू 75, 4,500। अब ध्यान से देखो, अभी भी कोई बच्चा सोच रहा होगा क्या कि चेयर खरीदने में तो उसे 4,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ और टेबल खरीदने में उसे क्या हो गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 5,000। तो भी वो बंदा, जो बच्चा सोच रहा है ना, वो गलत है, ऐसा भी नहीं करेंगे। क्योंकि तुम देखो, अगर वो सिर्फ टेबल खरीदता है तो 20 ही टेबल खरीद पाता है, बट उसके पास स्टोरेज स्पेस कितना है, 60 पीस को रखने का, तो 40 पीस और वो रख सकता था। बट उसने अगर सिर्फ टेबल खरीदा तो 20 ही पीस खरीद लिया, मतलब 20 पीस से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है। और अगर वो चेयर खरीदेगा तो 100 चेयर खरीद तो सकता है, बट रख सकता है वो अपने शॉप में 60 पीसेस ही रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर वो चेयर और टेबल के कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट ले, मतलब कुछ चेयर भी खरीदे कुछ टेबल भी खरीदे, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। अब कितने चेयर खरीदे कितने टेबल खरीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, इसी काम को तो हम करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है,
देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, अदर पॉसिबिलिटीज। फॉर इंस्टेंट ही मे चूज टू बाई 10 टेबल, वो 10 टेबल खरीद ले, ठीक है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड 50 चेयर, तो 10 टेबल हो गया, 50 चेयर हो गया, तो टोटल कितने आइटम्स हो गए? 60 आइटम्स हो गए जो अपने वो शॉप में रख सकता है। तो क्या हो गया? 60 पीसेज हो गए। टोटल प्रॉफिट, 10 टेबल तो खरीद ही सकता है, 10 टेबल खरीदेगा तो उसे कितने पैसे लगेंगे? अगर वो 10 टेबल खरीदता है, एक टेबल का क्या है प्राइस? 2500 इंटू 10, तो कितने हो जाएंगे उसके? 25,000, 2,000, अच्छा एक का क्या है? 2500, ठीक है, 2500 है ना एक का, एक चेयर का उसके प्राइस क्या? 2000, ठीक है। तो कितने, अगर वो 10 टेबल खरीदता है तो कितने? 25,000 ₹25,000 उसके लग जाएंगे टेबल में। और बाकी वो कितने खरीदता है? चेयर कितने खरीद सकता है? 50 चेयर। एक चेयर का प्राइस क्या है? एक चेयर का प्राइस है 500, है ना, एक चेयर का प्राइस है 500। तो अगर वो कितने 50 चेयर खरीदता है तो 500 इंटू 50, 25, देखो इसमें भी 25,000 रुपये लगे, चेयर खरीदने में भी वो क्या करता है? 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, टेबल खरीदने में भी 25,000, तो टोटल तो 50,000 उसका इन्वेस्ट हो गया। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ, अब उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, देख लो। अब एक 10 टेबल पे उसका प्रॉफिट क्या होगा? 10 इंटू 250, इतना प्रॉफिट हो गया। 10 टेबल लिया ना, तो 250 रुपये का प्रॉफिट एक टेबल में, तो ये तो प्रॉफिट आ गया उसको टेबल से। और एक चेयर से उसको कितना प्रॉफिट है? 75। कितने चेयर खरीदा? 50, तो ये प्रॉफिट आ गया उसको चेयर से। तो टोटल उसको प्रॉफिट क्या हो गया? 6250, ऐसे हो गया प्रॉफिट। पहले में अगर वो सिर्फ टेबल खरीदा था तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ था? 5000 का। सिर्फ चेयर खरीदा था उसे प्रॉफिट कितने का हुआ था? 4500 का। अब वो चेयर और टेबल के कॉम्बिनेशन में लेता है तो उसे प्रॉफिट अभी कितना हो रहा है? 6250। इसका ये नहीं मतलब है, हो सके ऐसा हो जाए कि 20 टेबल्स खरीदे, यहाँ पे 10 टेबल्स लिया था ना, 20 टेबल्स खरीदे और 40 चेयर खरीदे, तो हो सके प्रॉफिट और उसका बढ़ जाए। तो हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि वो कितने टेबल खरीदे और कितने चेयर खरीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आगे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखते चलो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम हमने देखा ना, ये इसको हम मैथमेटिक्स के टर्म में लिखेंगे। हमने क्या बोल दिया? हमने बोला कि लेट एक्स हमने मान लिया बी द नंबर ऑफ टेबल्स, एंड ये जो वाई है बी द नंबर ऑफ चेयर्स दैट द डीलर बाई। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ टेबल उस डीलर ने एक्स खरीदा, नंबर ऑफ चेयर डीलर ने वाई खरीदा। तो सबसे पहली बात कि एक्स हमारा क्या है? नंबर ऑफ टेबल है। तो ये भी हो सकता है कि टेबल खरीदे ही ना, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है। और दूसरा कि अगर वो टेबल खरीदता है तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होगा ना कि -3 टेबल खरीदा, पहली बात। दूसरी बात, एक्स क्या होगा? हमेशा होल नंबर लेगा, मतलब 1 2 3 ऐसे एक्स का वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू तो 1/2 नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आधा चेयर खरीदा आधा टेबल खरीदा। तो यहाँ पे जो एक्स है ये होल नंबर होगा, और ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि टेबल ना खरीदे तो फिर एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर वाई क्या है? सेम लाइन पे वाई क्या हमारा नंबर ऑफ चेयर है, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक्स और वाई निगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। द डीलर इज कंस्ट्रेंड बाय अ मैक्सिमम अमाउंट ही कैन इन्वेस्ट। डीलर को कंस्ट्रेंड है कि मैक्सिमम अमाउंट वो क्या इन्वेस्ट कर सकता है? सिर्फ 50,000, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। एंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम ही कैन स्टोर, उसके पास सिर्फ 60 आइटम वो अपने शॉप में रख सकता है, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल रिलेशन कैसे बन रहा है। कितने टेबल खरीदा उसने? हमने मान लिया एक्स टेबल खरीदा, एक टेबल का कॉस्ट क्या है? 2500, तो टोटल टेबल का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 2500 इंटू एक्स। कितने चेयर खरीदा? वाई चेयर, एक चेयर का कॉस्ट क्या? 500, तो टोटल चेयर का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 5000 वाई, ठीक है। आगे बात समझ में? अब टोटल टेबल का कॉस्ट और टोटल चेयर का कॉस्ट या तो 50,000 के इक्वल हो गया या तो उससे कम होगा, बिकॉज उसके पास तो टोटल अमाउंट 50,000 है ना। तो टोटल चेयर का कॉस्ट और टोटल टेबल का कॉस्ट या तो 50,000 हो गया उससे कम होगा। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, लेस देन इक्वल्स टू 50।
पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये हमारा क्या आ गया 5x, इसको हमने सॉल्व किया ना, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये हमें मिल गया। उसके बाद क्या है x प्लस वाई, कितने टेबल खरीदा है, x टेबल खरीदा है, कितने चेयर खरीदा, y टेबल ये चेयर खरीदा है, तो नंबर ऑफ टेबल प्लस नंबर ऑफ चेयर वो क्या होगा, या तो 60 के इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। ठीक है, 60 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, बिकॉज चेयर और टेबल वो मैक्सिमम कितना रख सकता है, वो 60 रख सकता है, उससे कम रख सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 60। इसे हम बोलते स्टोरेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ये क्या हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रुकावट, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट और ये हो गया स्टोरेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब हमें करना क्या है, एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है या जिस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस केस में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। बात को ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, जिस मैथमेटिकल इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस केस में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो प्रॉफिट फंक्शन होगा। तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, एक कितने टेबल खरीदा उसने, एक्स टेबल खरीदा, एक टेबल पे क्या प्रॉफिट है 250, तो टोटल टेबल पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा 250 इंटू एक्स। कितने चेयर खरीदा, वाई चेयर खरीदा, एक चेयर पे क्या प्रॉफिट है 75, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा चेयर पे 75 वाई। तो हम ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरल हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। याद रखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे बोला हमने, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस केस में हमें प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो हमने ये एक प्रॉफिट फंक्शन बना लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो z हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y। अब हम लोगों ने सारे कंडीशन लिखे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, ये हमारा है इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हमारा स्टोरेज कांस्टेंट। ये क्या हमारा नंबर ऑफ, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि x पे जो कांस्टेंट है नंबर, ये नंबर ऑफ टेबल कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ चेयर कांस्टेंट। ये क्या हमारा नंबर ऑफ टेबल है ना, ये क्या हमारा नंबर ऑफ चेयर, तो वो कांस्टेंट हो गया। या तुम ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर कांस्टेंट्स। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन, और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हो गया हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मतलब z को मैक्सिमाइज करना है, बट हमें क्या करना है, इन तीनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना है। मेरी बात आ रही है समझ में, इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स को, स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स को एंड नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करके इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। कैसे करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात। इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है z का, z क्या हमारा प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन का हमें मैक्सिमम चाहिए while satisfying these three constraints, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स, स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स एंड नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर कंस्ट्रेंट। इसको सेटिस्फाई करते हुए z फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। समझ में आ गई यहां तक बात। अब यहां पे क्या बोल रहा है, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द लीनियर फंक्शन z।
ये जो लीनियर फंक्शन है z, इसको हमें इस केस में मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, कुछ कंडीशन, ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सम अदर प्रॉब्लम वेयर वी हैव टू मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोला जा रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए। इस लीनियर इनइक्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। देखो ये सब में x और y पे पावर क्या 1 1 है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, या हम इसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स। इस कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस केस में तो मैक्सिमाइज करना है, कई सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसमें हमें मिनिमाइज करना होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर है। दस अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न विथ फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, ठीक है। ऑप्टिमल का मतलब होता है या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, of several variable x and y subject to conditions that the variable are non-negative and satisfy the linear inequality called linear constraint। इसमें क्या होता है, पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो x और y होता है हमारा क्या, नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। नॉन निगेटिव का मतलब x और y का वैल्यू 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि x और y का जो वैल्यू होगा ना वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, या तुम ऐसे बोल सकते हो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। ये बात आ गई, यही बोला जा रहा है। ऑफ सेवरल फंक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द वेरिएबल आर नॉन निगेटिव, वेरिएबल क्या नॉन निगेटिव है, एंड सेटिस्फाई ए सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ये लीनियर इनइक्वालिटी जैसे यहाँ पे सेट है ना लीनियर इनइक्वालिटी का, इसको सेटिस्फाई करे लीनियर इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो 3 कंस्ट्रेंट है ना इसे हम लीनियर कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। The term linear implies that all the mathematical relations used in these problems are linear relations। जो भी इस चैप्टर में मैथमेटिकल रिलेशंस मिलेंगे वो लीनियर होंगे। लीनियर बोलने का मतलब x और y पे पावर क्या होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यही बोला है, द टर्म लीनियर इम्प्लाइज दैट ऑल द मैथमेटिकल रिलेशंस यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम आर लीनियर रिलेशन। वो क्या होगा, लीनियर रिलेशन होगा। वाइल द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर टू द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम और ए प्लान ऑफ एक्शन। प्रोग्रामिंग का इसलिए मतलब है कि हमें करना क्या है, इन सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए इसे मैक्सिमाइज करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है। एक सर्टन हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, ठीक है। अब देखो, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वी नो फॉर्मली डिफाइंड सम टर्म्स। कुछ टर्म्स जो है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, विच हैव बीन यूज्ड अबव, विच वी शैल बी यूजिंग इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, जिस फंक्शन को हमें या तो मैक्सिमाइज करना हो या तो मिनिमाइज करना हो उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो भी ऑब्वियस सी बात है लीनियर होगा, लीनियर होगा बिकॉज चैप्टर ही का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब कि जितने मैथमेटिकल रिलेशंस आएंगे ना वो सब लीनियर होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जैसा मैंने बोल दिया z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ए और b क्या हमारा कांस्टेंट है, विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया ना इसमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वही बोल रहा है इसमें। इन द वेब एग्जाम्पल z इज इक्वल्स टू 250x प्लस 75y is a linear objective function। variables x and y are called decision variable। x और y को हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे x और y क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि हम कितने टेबल्स खरीदें या कितने चेयर्स खरीदें। तो x और y क्या हो गया, हमारा डिसीजन वेरिएबल हो गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट्स में। कंस्ट्रेंट किसे बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है।
The linear inequality or equations or restrictions on the variable of a linear programming problem is called constraint. कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है ना, इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस को ये करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए, ये तीन रिस्ट्रिक्शंस है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, या फिर हम लीनियर कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द कंडीशन, ये जो हमारा पहला कंस्ट्रेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला कंस्ट्रेंट हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर कॉल नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। इन द वेब एग्जांपल द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज 1 to 4 आर कंस्ट्रेंट्स। 1 to 4 में देख लो कौन सा है हमारा, इक्वेशन 1, ये हमारा एक कंस्टेंट हो गया, देखो ये इक्वेशन 1, ये कंस्टेंट हो गया, इक्वेशन 2 ये कंस्टेंट हो गया, इक्वेशन 3 ये कंस्टेंट हो गया, इक्वेशन 4 ये भी कंस्टेंट हो गया। यहाँ पे मैंने बताया ना, ये इक्वेशंस क्या हो गए, कंस्टेंट्स हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये क्या होता है, देखो, ए प्रॉब्लम विच सीक्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन say to of two variable x and y subject to certain constraints as determined by the set of linear inequalities is called optimization problem। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें दो वेरिएबल हो x और y, उसको हमें क्या करना हो, मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, कुछ कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए, उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्यों, बिकॉज हमें इस z फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इन तीन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए। मतलब इन तीन रिस्ट्रिक्शंस को हमें क्या करना है, फॉलो करने का मतलब इस तीन रिस्ट्रिक्शंस को हमें सेटिस्फाई करना है, उसके बाद इस z फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब देख लेना। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ और भी रीजन देखेंगे हम लोग, ग्राफ से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर तुम 1 by 1 सुनोगे ना ध्यान से, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार देख लेते हैं क्या बोल रही है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। द एबव प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिंग ए गिवन सम बाय डीलर इन परचेजिंग चेयर एंड टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये जो अभी हमने किया, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक एग्जांपल ये ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को, जिसमें हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आगे बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि हम ग्राफ के हेल्प से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।